विशाल गगनचुंबी इमारत के अंदर कदम रखते ही रिया को अपने चारों ओर एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। यह उसका पहला दिन था और वह इस क्रूर कॉरपोरेट दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थी। लेकिन उसका अभिमानी प्रबंधक, जो उसकी क्षमताओं से जलता था, उसे पहले ही दिन बाहर करने की साजिश रच चुका था। उसने जानबूझकर उसे एक गलत रास्ता दिखाया, जिसके कारण वह सीधे उस वीआईपी लिफ्ट के सामने पहुंच गई, जिसका उपयोग केवल कंपनी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यानी अध्यक्ष द्वारा किया जाता था। लिफ्ट के दरवाजे खामोशी से खुले और वह अंदर प्रवेश कर गई। जब दरवाजे बंद होने लगे तब उसे एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। शानदार इंटीरियर और विशेष सुरक्षा प्रणाली बता रही थी कि उसने बड़ी गलती कर दी है। इससे पहले कि वह बटन दबाने की कोशिश करती लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर कोने में खड़े एक लंबे आकर्षक और बेहद गंभीर व्यक्ति पर पड़ी, जो टैबलेट पर कुछ देख रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आर्यन सिंघानिया था, जो इस विशाल साम्राज्य का युवा और निर्दयी अध्यक्ष था। उसके चेहरे पर चिंता की स्पष्ट लकीरें थीं और वह बार बार स्क्रीन पर दिख रहे कुछ जटिल वित्तीय ग्राफ को देखकर अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ रहा था। रिया ने डरने या छिपने के बजाय अपनी जन्मजात विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के कारण उस स्क्रीन की ओर देखा। उसकी तेज आंखों ने एक ही पल में उन उलझे हुए आंकड़ों के बीच छिपी हुई एक बहुत बड़ी विसंगति को पकड़ लिया, जो कंपनी को डुबा सकती थी। आर्यन ने अचानक अपनी नजरें उठाईं और उस अजनबी लड़की को देखा जो उसकी स्क्रीन को घूर रही थी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। उसने अपनी भारी और ठंडी आवाज में पूछा कि तुम कौन हो और इस निजी लिफ्ट में कैसे दाखिल हुई। रिया के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी थी। वह जानती थी कि अगर उसने अभी कमजोरी दिखाई तो उसका करियर शुरू होने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी पीठ सीधी की और सीधे उस ताकतवर इंसान की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। उसने अपना परिचय एक साधारण नए कर्मचारी के रूप में दिया, लेकिन उसके लहजे में गजब का आत्मविश्वास था। उसने तुरंत उस ग्राफ की ओर इशारा किया और बिना किसी हिचकिचाहट के बताया कि तीसरी तिमाही के राजस्व अनुमानों में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वे कृत्रिम रूप से फुलाए गए हैं। उसने स्पष्ट किया कि रसद विभाग की लागतों को जानबूझकर छिपाया जा रहा है ताकि कंपनी के मुनाफे को फर्जी तरीके से अधिक दिखाया जा सके। आर्यन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके बड़े बड़े वित्तीय सलाहकार और अनुभवी अधिकारी पिछले कई दिनों से इस गड़बड़ी का पता लगाने में पूरी तरह से विफल रहे थे, और यहां एक पूरी तरह से अजनबी और नई लड़की ने महज कुछ सेकंड की झलक में उस पूरी जटिल समस्या की जड़ को पकड़ लिया था। उसने टैबलेट को बंद किया और रिया को एक नए नजरिए से देखा। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी दिलचस्पी और हल्की सी प्रशंसा की भावना झलक रही थी, जो उसके लिए एक दुर्लभ बात थी। उसने शांत स्वर में पूछा कि क्या वह जानती है कि ऐसे गंभीर आरोप लगाने का क्या अंजाम हो सकता है। रिया ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया कि सच्चाई कभी अंजाम से नहीं डरती। उसने कहा कि जो लोग ये झूठे दस्तावेज तैयार कर रहे हैं वे न केवल कंपनी का पैसा चुरा रहे हैं, बल्कि पूरे साम्राज्य की नींव को भी खोखला कर रहे हैं। आर्यन उसके निडर स्वभाव और तेज दिमाग से भीतर ही भीतर बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि उसने बाहर से खुद को बिल्कुल कठोर बनाए रखा। लिफ्ट की गति धीमी होने लगी क्योंकि वे इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच रहे थे। यह वह मंजिल थी जहां केवल गिने चुने लोगों को ही जाने की अनुमति थी। आर्यन ने अपने फोन पर कुछ टैप किया और एक संक्षिप्त संदेश भेजा। फिर उसने रिया की ओर मुड़कर देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि वह अब उस विभाग में काम नहीं करेगी जहां उसे आज भेजा गया था। रिया को लगा कि शायद उसे नौकरी से निकाला जा रहा है और उसकी धड़कनें अचानक काफी तेज हो गईं। तभी लिफ्ट के दरवाजे एक शानदार पिंग ध्वनि के साथ खुल गए। बाहर का नजारा अविश्वसनीय रूप से भव्य था, जहां शानदार कलाकृतियां और आधुनिक डिजाइन का बेहतरीन संगम दिखाई दे रहा था।
आर्यन ने उसे बाहर निकलने का इशारा किया और बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज से वह सीधे उसे रिपोर्ट करेगी। उसने घोषणा की कि वह अब से उसकी विशेष वित्तीय विश्लेषक होगी और उसकी डेस्क सीधे उसके कार्यालय के ठीक बाहर स्थापित की जाएगी, जहां कोई भी अन्य अधिकारी उसकी मर्जी के बिना नहीं पहुंच सकता था। रिया अपनी जगह पर जड़ हो गई। यह वह प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं थी जिसकी उसने अपने बुरे सपनों में भी उम्मीद की थी। जिस प्रबंधक ने उसे फंसाने की कोशिश की थी, उसे तो शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उसने अनजाने में रिया को कंपनी के सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली स्थान पर पहुंचा दिया है। आर्यन की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने साबित कर दिया था कि वह अपने विरोधियों से हमेशा कई कदम आगे रहने वाला एक चतुर रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता था। जैसे ही वे दोनों एक साथ मुख्य लॉबी से होते हुए गुजरे, आसपास मौजूद सभी वरिष्ठ कर्मचारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कंपनी का सख्त और क्रूर अध्यक्ष एक बिल्कुल नई और साधारण सी दिखने वाली कर्मचारी के साथ चल रहा था। उन सभी की फुसफुसाहटों को नजरअंदाज करते हुए आर्यन ने अपने निजी सहायक को बुलाया और आदेश दिया कि रिया के लिए तत्काल एक नया पहचान पत्र और सिस्टम तक उच्चतम स्तर की पहुंच प्रदान की जाए। रिया समझ चुकी थी कि यह कोई आम पदोन्नति नहीं थी, बल्कि उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने के बजाय सीधे रानी बना दिया गया था। उसे एहसास हो गया था कि इस भव्य और आकर्षक कॉरपोरेट मुखौटे के पीछे बहुत गहरा और खतरनाक भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। आर्यन ने उसे अपने निजी कार्यालय में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने उसे वह पूरा गोपनीय डाटाबेस दिखाया जिसे भ्रष्ट अधिकारी नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और उससे कहा कि अब यह उसका काम है कि वह इस गंदगी को साफ करे। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इसके साथ ही कई गंभीर खतरे भी जुड़े हुए थे। लेकिन रिया के मन में अब कोई डर नहीं था। जिस प्रबंधक ने उसे बर्बाद करने की योजना बनाई थी, उसने वास्तव में उसे वह हथियार सौंप दिया था जिसकी उसे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए जरूरत थी। उसने आर्यन की ओर देखा और दृढ़ संकल्प के साथ सिर हिलाया। उसने उसे विश्वास दिलाया कि वह उन सभी भ्रष्ट लोगों के चेहरों से नकाब खींच लेगी जो इस कंपनी को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रहे हैं। आर्यन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका और पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची और सुकून भरी मुस्कान आई। उसने कहा कि उसे बिल्कुल ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश थी जो बिना किसी डर के व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो सके। उसने उसे पूरी स्वतंत्रता और अपनी पूरी स्वतंत्रता सुरक्षा का आश्वासन दिया। रिया जानती थी कि आज से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। यह केवल एक नौकरी का पहला दिन नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े और खतरनाक कॉरपोरेट युद्ध की आधिकारिक शुरुआत थी। जब लिफ्ट के दरवाजे मुख्य कार्यकारी मंजिल पर खुले तो बाहर का नजारा सचमुच हैरान करने वाला था। कंपनी के सभी वरिष्ठ अधिकारी और प्रबंधक वहां एकत्र हुए थे, जो अब अपनी जगह पर पूरी तरह जम गए थे। उनकी आंखें अविश्वास से फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि उनके सख्त अध्यक्ष आर्यन सिंघानिया के साथ एक बिल्कुल अपरिचित लड़की लिफ्ट से बाहर आ रही है। किसी को भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह नई लड़की आखिर कौन है और उसने उस विशेष लिफ्ट में प्रवेश कैसे किया। उन हैरान चेहरों के बीच वह प्रबंधक भी मौजूद था जिसने रिया को जानबूझकर गलत रास्ता दिखाया था ताकि उसे पहले ही दिन नौकरी से निकाला जा सके। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वह यह सोचकर मन कांप रहा था कि अध्यक्ष ने इस मामूली कर्मचारी को सीधे बाहर फेंकने के बजाय अपने साथ सबसे ऊपरी मंजिल पर क्यों लाया है। उसे डर सताने लगा था कि कहीं उसकी घिनौनी साजिश का भंडाफोड़ तो नहीं हो गया है। आर्यन ने किसी की ओर ध्यान दिए बिना सीधा अपने शानदार कार्यालय की ओर कदम बढ़ाया और रिया को अपने पीछे आने का स्पष्ट इशारा किया। उसने अपनी भारी और अधिकारपूर्ण आवाज में अपने मुख्य सहायक को बुलाया और सबके सामने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसने पूरे कार्यालय में तहलका मचा दिया। उसने कहा कि रिया अब से उसकी विशेष रणनीतिक सलाहकार होगी
और उसे कंपनी के सबसे गोपनीय सर्वर तक असीमित पहुंच प्रदान की जाए। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें एक पल के लिए जैसे पूरी तरह रुक गईं। रिया को आर्यन के ठीक बगल वाला शानदार कांच का केबिन आवंटित किया गया, जो आमतौर पर केवल शीर्ष स्तर के निदेशकों के लिए आरक्षित होता था। उसे तुरंत एकदम नया लैपटॉप, उच्च सुरक्षा वाला पहचान पत्र और अन्य सभी आवश्यक अत्याधुनिक उपकरण सौंप दिए गए। यह सब किसी राजकुमारी को मिलने वाले शाही सम्मान जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन रिया बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि यह कोई उपहार नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक मिशन की शुरुआत है। उसे इस भव्य आवरण के पीछे छिपे काले सच को उजागर। जब वह अपने नए कार्यालय में बैठी तो आर्यन अंदर आया और उसने भारी दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। उसने अत्यंत गंभीर लहजे में कहा कि वह बाहरी दुनिया की नजरों में उसकी पसंदीदा और सुरक्षित कर्मचारी बन चुकी है। आर्यन ने समझाया कि यह झूठा दिखावा असल में उन भ्रष्ट अधिकारियों को भ्रमित करने की एक सोची समझी चाल है जो कंपनी को लूट रहे हैं। उसने रिया की आंखों में देखते हुए कहा कि उसे अब बिना किसी डर के उन सभी वित्तीय विसंगतियों की गहराई से पूरी जांच करनी है। रिया ने उसकी बात को पूरी तरह समझ लिया और सहमति में अपना सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि अध्यक्ष ने उसे केवल उसकी विश्लेषणात्मक क्षमताओं के कारण नहीं चुना है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह इस भ्रष्ट तंत्र में पूरी तरह से नई व्यक्ति है। उस पर किसी भी गुट का कोई प्रभाव नहीं था और कोई भी उसे आसानी से खरीद नहीं सकता था। उसने अपने लैपटॉप को चालू किया और कंपनी के मुख्य वित्तीय डेटाबेस में लॉग इन करते हुए अपनी पहली जांच की औपचारिक शुरुआत करने का दृढ़ फैसला किया। इस बीच कार्यालय के दूसरे हिस्से में वही दुष्ट प्रबंधक अपने कुछ करीबी सहयोगियों के साथ एक गुप्त बैठक कर रहा था। उसका नाम विक्रम था और वह कंपनी के भीतर चल रहे कई अवैध वित्तीय लेन देन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। वह गुस्से से उबल रहा था क्योंकि उसकी योजना पूरी तरह से उल्टी पड़ गई थी। उसने सोचा था कि वह रिया को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा, लेकिन अब वह लड़की सीधे अध्यक्ष के संरक्षण में उनके सिर पर आकर बैठ गई थी, जो उनके लिए एक बड़ा खतरा था। विक्रम ने अपनी मुट्ठी मेज पर जोर से मारते हुए कहा कि हमें इस नई लड़की को जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। उसके एक सहयोगी ने घबराहट के साथ पूछा कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि वह अब सीधे आर्यन की निजी छत्रछाया में काम कर रही है। विक्रम के चेहरे पर एक कुटिल और भयानक मुस्कान उभर आई। उसने अपने साथियों को शांत करते हुए कहा कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है और उन्हें बस रिया की उस कमजोरी को ढूंढकर उसका सही फायदा उठाना है। अगले कुछ दिनों तक रिया ने खुद को पूरी तरह से काम में डुबो दिया। वह सुबह सबसे पहले कार्यालय आती और देर रात तक वहीं रुककर आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करती रहती थी। आर्यन अक्सर अपनी जगह से उसे काम करते हुए देखता था और उसकी अथक मेहनत से मन बहुत प्रभावित होता था। उसने देखा कि रिया का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था और वह उन जटिल वित्तीय पैटर्न को आसानी से सुलझा रही थी, जिन्हें कंपनी के सबसे अनुभवी ऑडिटर भी समझने में पूरी तरह असफल रहे थे। रिया को जांच के दौरान पता चला कि लॉजिस्टिक्स विभाग और कुछ फर्जी ठेकेदारों के बीच भारी मात्रा में पैसे का लेन देन हो रहा था। ये ठेकेदार कागजों पर तो मौजूद थे, लेकिन असल में वे कोई वास्तविक काम नहीं कर रहे थे। विक्रम और उसके साथी इन फर्जी बिलों को पास करके कंपनी का करोड़ों रुपया अपने निजी खातों में स्थानांतरित कर रहे थे। यह एक बहुत बड़ा और व्यवस्थित घोटाला था, जिसकी जड़ें कंपनी के कई विभागों में बहुत गहराई तक फैली हुई थीं, और इसे पूरी तरह उजागर करना बहुत जोखिम भरा काम था। जब रिया ने इन अहम सबूतों को एक सुरक्षित फाइल में इकट्ठा कर लिया, तो उसने आर्यन को इसकी तुरंत सूचना देने का फैसला किया। वह सीधे उसके कार्यालय में गई और बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी विस्तृत रिपोर्ट उसके सामने मेज पर रख दी। आर्यन ने ध्यान से उन सभी दस्तावेजों का अध्ययन किया और उसके चेहरे की मांसपेशियां गुस्से से तन गईं। उसे यह देखकर बेहद निराशा हुई कि जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था,
वही लोग उसकी पीठ पीछे कंपनी को इतनी बुरी तरह से लूटने का काम कर रहे थे। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और रिया की ओर देखते हुए कहा कि उसने उम्मीद से कहीं अधिक बेहतर और तेज काम किया है। उसने पूछा कि क्या वह इन लोगों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिया ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया कि अभी केवल विक्रम को पकड़ना काफी नहीं होगा, क्योंकि वह तो इस बहुत बड़े और खतरनाक खेल का सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है। उसने सुझाव दिया कि उन्हें असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए इन सभी छोटे मोहरों का इस्तेमाल करना चाहिए। अध्यक्ष आर्यन उसकी इस अद्भुत रणनीतिक सोच और गहरी समझदारी से एक बार फिर पूरी तरह चकित रह गया। वह न केवल एक बेहतरीन विश्लेषक थी, बल्कि एक बहुत ही चतुर और दूरदर्शी खिलाड़ी भी थी, जो शतरंज की तरह अपनी चालें चलना जानती थी। उसने रिया की बात से पूरी तरह सहमति जताते हुए कहा कि वे फिलहाल विक्रम को यह महसूस करने देंगे कि वह बिल्कुल सुरक्षित है और किसी को उस पर कोई शक नहीं है। इस तरह वे उसके संपर्कों के माध्यम से उस मुख्य अपराधी तक आसानी से पहुंच सकेंगे। दूसरी ओर मध्य प्रबंधन के कई अन्य अधिकारी भी रिया की इस अचानक और असाधारण पदोन्नति से बुरी तरह जल भुन रहे थे। उन्हें यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कल की आई एक अनजान लड़की उनके ऊपर बैठकर सीधे अध्यक्ष को रिपोर्ट कर रही है। कार्यालय के कैंटीन और गलियारों में उसके बारे में तरह तरह की भद्दी और अपमानजनक अफवाहें उड़ने लगी थीं। कुछ लोग खुलेआम कहते थे कि उसने निश्चित रूप से अपनी शारीरिक सुंदरता का अनुचित इस्तेमाल करके अध्यक्ष को फंसाया है और यह ऊंचा पद हासिल किया है। रिया इन सभी नीच और बेबुनियाद बातों से पूरी तरह अवगत थी, लेकिन उसने कभी भी इन मूर्खतापूर्ण अफवाहों पर प्रतिक्रिया देने या अपना बचाव करने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि ये सभी बातें उसके दुश्मनों द्वारा जानबूझकर फैलाई जा रही हैं, ताकि उसका मनोबल टूट जाए और वह कोई गलती कर बैठे। उसने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा और अपने लक्ष्य से अपना ध्यान बिल्कुल नहीं भटकने दिया। उसका एकमात्र उद्देश्य उन भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करना था जो इस विशाल कंपनी को खोखला कर रहे थे। एक दोपहर जब रिया कैंटीन में अकेली बैठकर अपनी कॉफी पी रही थी, तो विक्रम जानबूझकर उसके पास आया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसके ठीक सामने बैठ गया। उसने बहुत ही तीखे शब्दों में कहा कि वह शायद खुद को बहुत होशियार और ताकतवर समझती है, लेकिन यह कॉरपोरेट दुनिया बहुत क्रूर है और यहां ऊंचे पद पर बैठने वालों का पतन भी उतनी ही तेजी से होता है। रिया ने उसकी इन धमकियों से तनिक भी घबराए बिना बहुत ही शांति से कॉफी का एक घूंट लिया और उसकी आंखों में देखा। रिया ने मुस्कुराते हुए विक्रम को बहुत ही स्पष्ट और शांत स्वर में जवाब दिया कि उसे अपनी खुद की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे अक्सर खुद उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। विक्रम का चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो गया और वह बिना कुछ और कहे वहां से तेजी से उठकर चला गया। इस छोटी सी घटना ने रिया को यह स्पष्ट रूप से बता दिया था कि विक्रम अब किसी बड़े और खतरनाक हमले की तैयारी कर रहा है और उसे सतर्क रहना होगा। उसी शाम आर्यन ने रिया को एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए अपने कार्यालय में बुलाया। उसने उसे बताया कि कल कंपनी के कुछ सबसे बड़े और प्रमुख निवेशकों के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होने वाली है। विक्रम और उसके भ्रष्ट साथी निश्चित रूप से इस कामले थे। बैठक का फायदा उठाकर रिया की विश्वसनीयता को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। आर्यन ने बहुत ही गंभीर लहजे में रिया से पूछा कि क्या वह इस आने वाले तूफान का सामना करने और अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिया की आंखों में एक गजब का आत्मविश्वास और अदम्य साहस चमक रहा था। उसने आर्यन को पूरे विश्वास के साथ आश्वासन दिया कि उसने विक्रम की सभी संभावित चालों का बहुत गहराई से विश्लेषण कर लिया है और वह हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उसने कहा कि वह इस बैठक को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी और उन सभी को उसी के जाल में फंसाएगी। आर्यन को उसकी इस बेहतरीन योजना पर पूरा भरोसा था।
और उसने उसे अपनी योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देने की पूरी छूट दे दी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और पूरी इमारत पूरी तरह से शांत थी, लेकिन रिया अभी भी अपने कार्यालय में बैठकर महत्वपूर्ण आंकड़ों को अंतिम रूप दे रही थी। आर्यन अपने केबिन से बाहर आया और उसने रिया के सामने मेज पर एक गर्म कॉफी का कप रख दिया। उसने बहुत ही कोमल स्वर में कहा कि उसे थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए, क्योंकि कल का दिन बहुत भारी होने वाला है। रिया ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और उस पल उन दोनों के बीच एक अनकहा और गहरा विश्वास स्थापित हो गया। अगली सुबह सम्मेलन कक्ष निवेशकों और कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से पूरी तरह भरा हुआ था। तनाव का माहौल साफ महसूस किया जा सकता था। विक्रम अपने साथियों के साथ एक कोने में बैठा था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक और विजय वाली मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि उसने रिया को फंसाने के लिए जो झूठे दस्तावेज और आंकड़े तैयार किए हैं, वे आज इस बैठक में रिया को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे और आर्यन को भी सबके सामने बुरी तरह शर्मिंदा होना पड़ेगा। बैठक की औपचारिक शुरुआत हुई और आर्यन ने बिना समय बर्बाद किए रिया को मंच पर बुलाकर अपना विस्तृत प्रस्तुतिकरण देने को कहा। विक्रम ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक में एक बिल्कुल अनुभवहीन और नई कर्मचारी को प्रस्तुत करने का मौका देना निवेशकों के समय की सरासर बर्बादी है। उसने बहुत ही घमंड के साथ कहा कि रिया की रिपोर्ट निश्चित रूप से गलतियों से भरी होगी और वह कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति को समझने में पूरी तरह से असमर्थ है। आर्यन ने बहुत ही ठंडी और कठोर नजरों से विक्रम को देखा और उसे अपनी जगह पर शांति से बैठने का सख्त आदेश दिया। रिया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ स्क्रीन चालू की और अपना डेटा दिखाना शुरू किया। शुरुआत में उसने वे ही सामान्य और हेरफेर किए गए आंकड़े दिखाए जो विक्रम ने बड़ी चालाकी से सिस्टम में फीड किए थे। विक्रम ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसे लगा कि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो रही है और रिया खुद अपनी मौत का गड्ढा खोद रही है। लेकिन अचानक रिया ने एक बहुत ही तेज मुस्कान दी और स्क्रीन पर एक बिल्कुल नया चार्ट खोल दिया। यह वह असली और गुप्त डेटा था जिसे उसने पिछले कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद गहराई से खोदा था। उसने एक एक करके विक्रम और उसके सभी सहयोगियों के उन फर्जी खातों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया जहां कंपनी का पैसा अवैध रूप से भेजा जा रहा था। विक्रम के चेहरे की सारी रंगत एक ही पल में पूरी तरह उड़ गई और वह अपनी जगह पर सुन्न रह गया। पूरे सम्मेलन कक्ष में एक भयानक सन्नाटा छा गया। निवेशक यह देखकर बुरी तरह सदमे में चिन कहा निवेश और हरियाणा ने बहुत फुक बताया, स्पष्ट और तेज आवाज में बताया कि किस तरह से इन सभी भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर कंपनी को बर्बाद करने की भयानक साजिश रची थी। उसने आर्यन की ओर देखा जिसने हल्के से अपना सिर हिलाकर उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी। यह अब विक्रम और उसके साथियों के पूरी तरह से पतन का अंतिम समय था। सुरक्षा गार्ड तुरंत कमरे में दाखिल हुए और आर्यन के कड़े निर्देश पर विक्रम और उसके प्रमुख साथियों को हिरासत में ले लिया गया। विक्रम चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये सब झूठ है और रिया उसे फंसा रही है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था क्योंकि सबूत बहुत ही ठोस और अकाट्य थे। निवेशकों ने आर्यन के इस त्वरित और कठोर कदम की बहुत प्रशंसा की और कंपनी पर उनका विश्वास एक बार फिर से पूरी तरह से कायम हो गया। बैठक के सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद आर्यन और रिया अकेले उस विशाल कमरे में रह गए। आर्यन ने रिया की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा और कहा कि उसने आज न केवल खुद को साबित किया है, बल्कि पूरी कंपनी को एक बहुत बड़े संकट से बाहर निकाला है। रिया ने जवाब दिया कि यह तो इस लंबी और कठिन लड़ाई की सिर्फ शुरुआत है। असली अपराधी जो इन मोहरों को पीछे से नियंत्रित कर रहा है, वह अभी भी पूरी तरह से आजाद है और हमें उस तक पहुंचना है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और कहा कि वे दोनों मिलकर उस असली चेहरे को भी बहुत जल्द बेनकाब कर देंगे। रिया को यह महसूस हो रहा था कि अब वह इस कंपनी में सिर्फ एक मामूली और नई कर्मचारी नहीं रह गई है, वह अब सीधे तौर पर इस विशाल साम्राज्य को बचाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई का हिस्सा बन चुकी थी और उसके पास
आर्यन जैसा ताकतवर साथी था। अब उनका अगला लक्ष्य वह रहस्यमय मास्टरमाइंड था जो अभी भी पर्दे के पीछे बहुत सुरक्षित छिपा हुआ था। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद पूरे कार्यालय में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। कंपनी के गलियारों में अब पहले जैसी चहल पहल नहीं थी, बल्कि हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा था। रिया ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल कर ली थी, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। उसके दुश्मनों की संख्या कम नहीं हुई थी, बल्कि वे अब और भी ज्यादा सतर्क और खतरनाक हो गए थे। विक्रम के पकड़े जाने से कंपनी के भीतर छिपे हुए भ्रष्ट अधिकारियों के एक बड़े नेटवर्क में जबरदस्त हड़कंप मच गया था। उन्हें एहसास हो गया था कि यह नई लड़की उनके पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखती है। उन्होंने तुरंत एक गुप्त स्थान पर आपातकालीन बैठक बुलाई ताकि रिया को पूरी तरह से नष्ट करने की एक नई और अचूक योजना बनाई जा सके। उनका मुख्य लक्ष्य अब उसकी विश्वसनीयता को हमेशा के लिए खत्म करना था। अगले दिन जब रिया अपने कार्यालय पहुंची तो उसने महसूस किया कि लोग उससे नजरें चुरा रहे हैं और जानबूझकर उससे दूरी बना रहे हैं। अन्य विभागों से उसे कोई भी आवश्यक जानकारी या डेटा नहीं मिल रहा था, क्योंकि सभी ने उसके खिलाफ एक अघोषित और मौनगर बहिष्कार शुरू कर दिया था। यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की स्पष्ट रणनीति थी ताकि वह टूट जाए और खुद ही इस खतरनाक जांच से पीछे हट जाए। लेकिन रिया इतनी कमजोर नहीं थी। दोपहर के समय आर्यन अपने केबिन से बाहर आया और उसने रिया को एक बहुत ही गंभीर नजर से देखा। उसने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया और वे दोनों एक अत्यंत सुरक्षित सम्मेलन कक्ष में पहुंच गए। वहां टेबल पर कुछ बेहद संवेदनशील और गोपनीय दस्तावेज रखे हुए थे। आर्यन ने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा कि आज सुबह वित्तीय विभाग के सर्वर में एक बहुत बड़ा और संदिग्ध लेनदेन दर्ज किया गया है, जिस पर तुम्हारे डिजिटल हस्ताक्षर हैं। रिया ने तुरंत उन दस्तावेजों को अपने हाथों में लिया और उनका बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि कागजों पर करोड़ों रुपए एक अज्ञात विदेशी खाते में स्थानांतरित करने का सीधा आदेश दिया गया था और उसके नीचे बिल्कुल उसी का अधिकृत हस्ताक्षर मौजूद था। यह एक बहुत ही उच्च स्तर की जालसाजी थी जिसे इतनी सफाई से अंजाम दिया गया था कि पहली नजर में कोई भी इसे सच मानकर उसे ही मुख्य अपराधी समझ लेगा। आर्यन ने अपनी बाहें मोड़ते हुए पूछा कि क्या वह जानती है कि यह जालसाजी किसने और कैसे की है। उसने कहा कि कंपनी के कुछ वरिष्ठ निदेशक अब उसी पर शक कर रहे हैं और उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रिया ने बिना किसी घबराहट के सीधे आर्यन की आंखों में देखा और बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया कि यह उसके दुश्मनों की एक बहुत ही हताश और मूर्खतापूर्ण चाल है जिसे वह जल्द ही बेनकाब कर देगी। अध्यक्ष आर्यन को रिया की बातों पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वह उसकी कार्यप्रणाली और उसकी ईमानदारी को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था। उसने कहा कि वह निदेशक मंडल को कुछ समय तक रोक कर रखेगा, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए केवल 24 घंटे का समय है। रिया ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि उसे इतने लंबे समय की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वह आज शाम तक ही उन सभी जालसाजों को पूरी तरह से बेनकाब कर देगी। रिया तुरंत अपने कार्यालय लौटी और उसने अपने शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित नेटवर्क से जोड़ दिया। उसने उस फर्जी लेनदेन के डिजिटल फुटप्रिंट का बहुत गहराई से विश्लेषण करना शुरू किया ताकि उस स्रोत का पता लगाया जा सके जहां से वह आदेश उत्पन्न हुआ था। यह एक बहुत ही जटिल तकनीकी प्रक्रिया थी जिसमें उसे कंपनी के सबसे सुरक्षित फायरवॉल को भेदकर उस आईपी पते तक पहुंचना था जिसने उसके अधिकृत हस्ताक्षर को चुराकर इस पूरे फर्जीवाड़े को बड़ी चालाकी से अंजाम दिया था। घंटे बीतते गए और रिया पूरी तरह से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किए हुए थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चल रही थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई धुन बजा रही हो। आखिरकार उसे वह छिपा हुआ सर्वर मिल गया जिसका इस्तेमाल उसके खिलाफ इस बड़ी साजिश को रचने के लिए किया गया था। यह सर्वर
कंपनी के बाहर नहीं, बल्कि उसी इमारत के आईटी विभाग के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी के निजी नियंत्रण में संचालित हो रहा था। उसने तुरंत उन सभी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को इकट्ठा किया और उन्हें एक बेहद सुरक्षित एन्क्रिप्टेड फाइल में सेव कर लिया। इस फाइल में उन सभी लोगों के बीच हुए संदेशों का पूरा विवरण था जिन्होंने इस फर्जीवाड़े की योजना बनाई थी। अब उसके पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत थे कि उसके हस्ताक्षर को किस तरह से और किन लोगों द्वारा चुराया गया था। उसने एक गहरी राहत की सांस ली और अपने लैपटॉप को बंद करते हुए आर्यन के कार्यालय की ओर कदम बढ़ाया। जब वह आर्यन के केबिन में पहुंची तो वहां कंपनी के मानव संसाधन प्रमुख और मुख्य वित्तीय अधिकारी पहले से ही मौजूद थे। वे दोनों ही रिया पर बहुत ही गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे और उसे तुरंत पुलिस के हवाले करने की लगातार वकालत कर रहे थे। आर्यन बहुत ही शांत बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा भयानक तनाव था जो किसी भी आने वाले बड़े तूफान का स्पष्ट संकेत दे रहा था। रिया ने बिना किसी डर के अपनी फाइल सीधे आर्यन की मेज पर रख दी। मुख्य वित्तीय अधिकारी ने बहुत ही ऊंची और कठोर आवाज में कहा कि यह लड़की कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इसने करोड़ों रुपए का गबन किया है। रिया ने उसे बहुत ही शांत स्वर में टोकते हुए कहा कि उसे दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने खुद के विभाग के कामकाज को ठीक से देखना चाहिए। उसने आर्यन से अनुरोध किया कि वह उस एन्क्रिप्टेड फाइल को खोले और उसमें मौजूद उन सभी सबूतों को खुद अपनी आंखों से विस्तार से देखे। आर्यन ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और रिया द्वारा दिए गए पासवर्ड का उपयोग करके उस गोपनीय फाइल तक पहुंच बनाई। जैसे ही उसने उन दस्तावेजों और चैट लॉग को पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे का भाव पूरी तरह से बदल गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने अपना हाथ मेज पर बहुत जोर से मारा। उसने उन दोनों अधिकारियों की ओर देखा और एक अत्यंत ठंडी और भयानक आवाज में पूछा कि क्या वे इस जालसाजी के बारे में उसे कुछ बताना चाहेंगे। मानव संसाधन प्रमुख और मुख्य वित्तीय अधिकारी के चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ गया और वे दोनों बुरी तरह से कांपने लगे। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रिया इतनी जल्दी और इतने सटीक तरीके से उनकी इस बेहद गुप्त योजना का भंडाफोड़ कर देगी। आर्यन ने स्क्रीन उनकी ओर घुमाई और उन्हें वे सभी आईपी पते और संदेश दिखाए जो सीधे तौर पर आईटी विभाग के प्रमुख और मुख्य वित्तीय अधिकारी के बीच हुए गुप्त संचार को पूरी तरह से साबित कर रहे थे। आर्यन ने अपने सुरक्षा प्रमुख को तुरंत वहां बुलाया और आदेश दिया कि मुख्य वित्तीय अधिकारी और आईटी विभाग के प्रमुख को अभी इसी वक्त उनके पदों से बर्खास्त कर दिया जाए। उसने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि कंपनी के खिलाफ इस तरह की नीच हरकत और जालसाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिया की विश्लेषणात्मक क्षमता ने एक बार फिर न केवल उसकी खुद की नौकरी बचाई थी, बल्कि कंपनी को एक बहुत बड़े संकट से बाहर निकाल लिया था। जैसे ही सुरक्षा गार्ड उन भ्रष्ट अधिकारियों को वहां से बाहर लेकर गए, कमरे में एक बार फिर से भारी सन्नाटा छा गया। आर्यन ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए एक बहुत ही गहरी सांस ली और रिया की ओर देखते हुए कहा कि तुमने आज एक बहुत ही शानदार काम किया है। उसने स्वीकार किया कि उसे भी एक पल के लिए यह लगा था कि शायद दुश्मन इस बार उसे फंसाने में पूरी तरह से सफल हो गए हैं, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें हरा दिया। रिया ने बहुत ही विनम्रता के साथ जवाब दिया कि वह कभी भी किसी दबाव या जालसाजी के आगे झुकने वाली नहीं है। उसने आर्यन को बताया कि यह हमला इस बात का बहुत ही स्पष्ट प्रमाण है कि वे लोग असली मास्टरमाइंड के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। वे भ्रष्ट लोग अब बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं और यही कारण है कि वे इस तरह की जल्दबाजी और बड़ी गलतियां कर रहे हैं, जिससे उन्हें पकड़ना अब और भी ज्यादा आसान हो गया है। आर्यन अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलते हुए खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। उसने बिना मुड़े ही एक बहुत ही गंभीर और धीमी आवाज में कहा कि यह लड़ाई अब केवल कंपनी के पैसों की नहीं रह गई है, बल्कि यह अब एक व्यक्तिगत और खतरनाक युद्ध बन चुका है। उसने रिया की ओर मुड़कर देखा और कहा कि वे लोग अब किसी भी हद तक जा सकते हैं और उसे हर पल
बहुत ज्यादा सतर्क और तैयार रहने की सख्त जरूरत है। रिया ने उसे बहुत ही मजबूती के साथ आश्वासन दिया कि उसने इस रास्ते को पूरी तरह सोच समझकर चुना है और वह किसी भी खतरे से बिल्कुल भी नहीं डरती है। उसने आर्यन से कहा कि जब तक कंपनी का आखिरी भ्रष्ट अधिकारी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता, वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी। आर्यन उसके इस दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुआ और उसने महसूस किया कि वह वास्तव में एक बहुत ही असाधारण और मजबूत इरादों वाली लड़की है। अगले कुछ दिनों तक कंपनी का माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण और रहस्यमय बना रहा। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए क्योंकि उन्हें यह डर सताने लगा था कि अगला नंबर उनका ही हो सकता है। रिया ने इन सभी गतिविधियों पर बहुत ही पैनी नजर रखी और हर उस व्यक्ति के रिकॉर्ड की जांच की जो अचानक से कंपनी छोड़कर जा रहा था। वह जानती थी कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह उन्हें इतनी आसानी से बचने नहीं देने वाली थी। इसी बीच रिया को एक अज्ञात स्रोत से एक बहुत ही रहस्यमय ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें एक अत्यंत एन्क्रिप्टेड लिंक दिया गया था। ईमेल में केवल इतना ही लिखा था कि अगर वह उस मुख्य अपराधी का असली नाम जानना चाहती है तो उसे आज रात ठीक 11 बजे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी और वीरान इमारत में अकेले आना होगा। यह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही खतरनाक जाल हो सकता था, लेकिन इसके साथ ही यह एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सुराग भी था। रिया ने तुरंत उस ईमेल के बारे में आर्यन को पूरी जानकारी देने का फैसला किया। आर्यन ने जब वह संदेश देखा तो उसने तुरंत इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि वह उसे अकेले इतने खतरनाक स्थान पर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता। उसने कहा कि यह उन लोगों की एक चाल है ताकि वे उसे रास्ते से हमेशा के लिए हटा सकें और वह उसकी जान को इस तरह के खतरे में नहीं डाल सकता है। रिया ने आर्यन को समझाते हुए बहुत ही शांत और दृढ़ स्वर में कहा कि अगर वे इस अवसर को छोड़ देंगे तो शायद वे असली मास्टरमाइंड तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उसने एक बहुत ही सुरक्षित और फूल प्रूफ योजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें वह एक छिपा हुआ जीपीएस ट्रैकर और एक विशेष माइक्रोफोन अपने साथ लेकर जाएगी। आर्यन और उसकी सबसे भरोसेमंद सुरक्षा टीम थोड़ी दूरी पर छिपकर मौजूद रहेगी ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में वे तुरंत वहां पहुंचकर उसकी पूरी तरह से मदद कर सकें। आर्यन बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा था, लेकिन वह जानता था कि रिया की योजना तार्किक है और शायद यही एकमात्र रास्ता है। उसने बहुत ही भारी मन से उसकी बात मान ली, लेकिन एक कड़ी शर्त भी रखी कि अगर कुछ भी संदिग्ध या खतरनाक लगा तो वह तुरंत मिशन रद्द करके वापस आ जाएगी। रिया ने उसकी इस शर्त को खुशी खुशी मान लिया और रात के उस अत्यंत खतरनाक और महत्वपूर्ण ऑपरेशन के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार करने लगी। रात के ठीक 11 बजे रिया अपनी कार से उस पुरानी और खंडहर हो चुकी इमारत के पास पहुंची। चारों तरफ भयानक अंधेरा और सन्नाटा था और ठंडी हवा की डरावनी आवाजें माहौल को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थीं। उसने अपने कान में लगे गुप्त संचार उपकरण को एक बार जांचा और आर्यन को धीमी आवाज में सूचना दी कि वह तय स्थान पर पहुंच चुकी है। आर्यन ने उसे बहुत ही सतर्क रहने और किसी भी तरह का जोखिम न लेने का स्पष्ट निर्देश दिया। रिया ने बहुत ही सावधानी से उस पुरानी इमारत के अंदर कदम रखा। उसके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी, जिसकी हल्की रोशनी में वह रास्ता तलाश रही थी। अंदर की हवा में धूल और सीलन की भारी गंध फैली हुई थी। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से कुछ भारी कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी टॉर्च बंद कर दी और दीवार के सहारे छिपते हुए बहुत ही खामोशी के साथ उन सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ने लगी जहां से वह आवाज आ रही थी। जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंची तो उसने देखा कि एक कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। उसने बहुत ही सावधानी से दरवाजे की दरार से अंदर झांका और वहां का नजारा देखकर पूरी तरह से दंग रह गई। कमरे के बीच में एक बहुत ही शानदार कुर्सी पर कोई पीठ करके बैठा था और उसके सामने कुछ सशस्त्र आदमी पूरे सम्मान के साथ खड़े थे। रिया ने अपनी सांस रोकी और उस व्यक्ति की पहचान जानने के लिए उस गुप्त माइक्रोफोन को सक्रिय कर दिया।
कुर्सी पर बैठे उस रहस्यमय व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, और उसकी वह भारी आवाज सुनकर रिया के रोंगटे खड़े हो गए। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह कंपनी का उपाध्यक्ष था, जिसे हमेशा से आर्यन का सबसे बड़ा समर्थक और शुभचिंतक माना जाता था। रिया को अपनी आंखों और कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो इंसान अध्यक्ष के सबसे करीब था, वही वास्तव में इस पूरे भयानक और भ्रष्ट साम्राज्य का मुख्य मास्टरमाइंड और असली संचालक था। उपाध्यक्ष बहुत ही गुस्से में अपने आदमियों को डांट रहा था और कह रहा था कि रिया नाम की वह लड़की उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है और उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। उसने कहा कि आर्यन को अभी तक उन पर कोई शक नहीं हुआ है और वे बहुत जल्द एक ऐसा जाल बिछाएंगे जिसमें आर्यन और रिया दोनों एक साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। रिया ने इस पूरी भयानक बातचीत को अपने उपकरण में रिकॉर्ड कर लिया, जो उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत था। इससे पहले कि रिया वहां से सुरक्षित बाहर निकल पाती, अचानक उसका पैर फर्श पर पड़े एक पुराने कांच के टुकड़े पर पड़ गया। कांच के टूटने की तेज आवाज उस भयानक सन्नाटे में गूंज उठी और कमरे के अंदर मौजूद सभी लोग तुरंत सतर्क हो गए। उपाध्यक्ष ने जोर से चिल्लाकर अपने आदमियों को बाहर जाकर देखने का आदेश दिया। रिया जानती थी कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं है और उसे अपनी जान बचाने के लिए वहां से बहुत तेजी से भागना ही होगा। वह पूरी ताकत लगाकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी दो सशस्त्र आदमियों ने उसका रास्ता पूरी तरह से रोक लिया। उन्होंने उसकी ओर अपनी बंदूकें तान दी और उसे वहीं रुकने की सख्त चेतावनी दी। रिया के लिए यह जीवन और मृत्यु का बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन वह घबराने वाली नहीं थी। उसने आर्यन के साथ जुड़े उस संचार उपकरण में एक आपातकालीन कोड बोला और उसी क्षण इमारत के बाहर एक बहुत ही तेज सायरन और भारी वाहनों के रुकने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अगले ही पल इमारत के चारों तरफ से आर्यन की विशेष सुरक्षा टीम ने पूरी तरह से हमला बोल दिया। कांच टूटने और बंदूकों के चलने की आवाजों से पूरा इलाका गूंज उठा। आर्यन खुद अपनी बंदूक लेकर इमारत के अंदर दाखिल हुआ और उसने उन दोनों आदमियों को निहत्था करके रिया को सुरक्षित अपनी तरफ खींच लिया। उसने रिया को बहुत ही ध्यान से देखा और पूछा कि क्या वह पूरी तरह से ठीक है, जिस पर रिया ने बहुत ही राहत भरी सांस लेते हुए हां में सिर हिलाया। उपाध्यक्ष के सभी आदमियों को बहुत ही जल्दी पकड़ लिया गया, लेकिन इस पूरी अफरातफरी का फायदा उठाकर वह मुख्य अपराधी वहां से भागने में पूरी तरह से सफल हो गया था। आर्यन ने अपने आदमियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन वह अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। रिया ने आर्यन को अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस सौंपी और उसे बताया कि उपाध्यक्ष ही वह मुख्य व्यक्ति है जो इस पूरे खेल को पीछे से नियंत्रित कर रहा था। यह सुनकर आर्यन को बहुत गहरा और भयानक सदमा लगा। आर्यन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति को वह अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था और जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वही वास्तव में उसकी कंपनी को बर्बाद करने की पूरी साजिश रच रहा था। उसने बहुत ही निराशा और भारी मन से कहा कि यह केवल एक साधारण धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक धोखा है। रिया ने उसका हाथ थाम कर कहा कि वे इस लड़ाई को एक साथ मिलकर जरूर जीतेंगे और उसे सजा दिलाएंगे। वे दोनों वापस अपने मुख्य कार्यालय लौट आए, क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। उन्हें यह बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि उपाध्यक्ष अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और वह भागने से पहले कोई बहुत ही बड़ा और विनाशकारी कदम जरूर उठाएगा। उन्हें कंपनी को बचाने और उस मास्टरमाइंड के अगले भयानक हमले को रोकने के लिए एक बहुत ही ठोस और अचूक रणनीति तैयार करनी थी, क्योंकि असली और निर्णायक युद्ध तो अब शुरू होने वाला था। उपाध्यक्ष के वहां से भाग निकलने के बाद कंपनी का माहौल एक भयानक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया था। उसे यह अच्छी तरह से पता चल चुका था कि अब उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया है और उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। इसलिए उसने अपने बचाव के बजाय एक सीधा और विनाशकारी हमला करने की रणनीति अपनाई। उसने अपने
उन सभी गुप्त संपर्कों को सक्रिय कर दिया जो अभी भी कंपनी के विभिन्न विभागों में छिपे हुए थे। उसका पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य रिया की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नष्ट करना था। अगली ही सुबह मीडिया और शेयर बाजार में एक बहुत ही सनसनीखेज और विनाशकारी खबर आग की तरह फैल गई। कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण और आगामी गुप्त प्रोजेक्ट के सभी गोपनीय डिजाइन और वित्तीय योजनाएं इंटरनेट पर लीक हो गई थीं। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिस पर कंपनी का पूरा भविष्य टिका हुआ था और इसका लीक होना एक बहुत बड़ा झटका था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि लीक हुए सभी दस्तावेजों में रिया के व्यक्तिगत कंप्यूटर और उसके सुरक्षित सर्वर का सीधा डिजिटल फिंगरप्रिंट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इस खबर के बाहर आते ही निदेशक मंडल के सभी सदस्यों ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई। वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म और तनावपूर्ण था और हर कोई सिर्फ रिया को ही इस पूरी भयानक आपदा का एकमात्र जिम्मेदार मान रहा था। उनका कहना था कि उसने जानबूझकर कंपनी के रहस्य दुश्मनों को बेचे हैं ताकि वह रातों रात करोड़ों रुपए कमा सके। वे सभी एक स्वर में आर्यन पर भारी दबाव डाल रहे थे कि वह बिना किसी देरी के रिया को तुरंत बर्खास्त करे और उसे पुलिस के हवाले कर दे। आर्यन अपनी कुर्सी पर बहुत ही शांत और गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक तूफान पल रहा था। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि रिया कभी भी इस तरह का नीच और विश्वासघाती काम नहीं कर सकती है। यह स्पष्ट रूप से उपाध्यक्ष द्वारा बिछाया गया एक बहुत ही चतुर और घातक जाल था, ताकि वह आर्यन के सबसे मजबूत और भरोसेमंद हथियार को उससे हमेशा के लिए छीन सके। आर्यन ने तय कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर रिया को अकेला नहीं छोड़ेगा। बैठक को बीच में ही स्थगित करने के बाद आर्यन तुरंत रिया के कार्यालय में पहुंचा और उसने दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद कर लिया। उसने देखा कि रिया बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी, बल्कि वह अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ बहुत ही जटिल और गहरे विश्लेषण कर रही थी। आर्यन ने उसके पास जाकर बहुत ही धीमी और शांत आवाज में कहा कि बोर्ड के सदस्य उसके खून के प्यासे हो रहे हैं और उपाध्यक्ष अपनी चाल में सफल होता हुआ दिख रहा है। रिया ने एक बहुत ही रहस्यमय मुस्कान दी। रिया ने आर्यन को अपनी स्क्रीन की ओर देखने का इशारा किया और उसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कोड दिखाए। उसने बताया कि जो डेटा लीक हुआ है वह असली नहीं है, बल्कि उसने खुद ही एक नकली डेटा सेट तैयार करके सर्वर पर रखा था। वह जानती थी कि उपाध्यक्ष उस पर कोई बहुत बड़ा साइबर हमला जरूर करेगा, इसलिए उसने यह लालच जानबूझकर वहां छोड़ दिया था। जो डेटा चुराया गया है उसमें एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त ट्रैकिंग वायरस मौजूद है, जो अब उपाध्यक्ष के मुख्य सर्वर को संक्रमित कर रहा है। यह सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक बहुत ही शानदार और गर्वित मुस्कान उभर आई। उसे अपनी इस रणनीतिकार सलाहकार पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था, जिसने खतरे को पहले ही भांप लिया था। रिया ने कहा कि अब उन्हें बस ये नाटक करना है कि वे इस लीक से पूरी तरह से टूट चुके हैं और एक दूसरे पर विश्वास खो बैठे हैं। यह झूठा नाटक उपाध्यक्ष को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि उसकी चाल पूरी तरह से सफल हो गई है और वह अपनी अगली गलती जरूर करेगा। उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एक बहुत ही जोरदार और सार्वजनिक लड़ाई का नाटक करने का फैसला किया। अगले दिन जब दोनों मुख्य लॉबी में मिले तो आर्यन ने जानबूझकर रिया पर बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने उसे एक गद्दार और धोखेबाज कहा और सबके सामने सुरक्षा गार्डों को आदेश दिया कि वे रिया को इमारत से बाहर निकाल दें। कार्यालय के सभी कर्मचारी यह पूरा तमाशा देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए और उन्हें लगा कि रिया का खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इमारत से बाहर निकाले जाने के बाद रिया ने एक सुरक्षित और गुप्त स्थान से अपना असली काम शुरू किया। वह आर्यन के साथ लगातार संपर्क में थी और उस वायरस के जरिए उपाध्यक्ष की हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखे हुए थी। उपाध्यक्ष, जिसे लग रहा था कि उसने आर्यन को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है, अब कंपनी के शेयरों को भारी मात्रा में एक विदेशी फर्जी शेल कंपनी के जरिए खरीदने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह हमेशा के लिए नियंत्रण हासिल कर सके। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस संकट की घड़ी में आर्यन और रिया के बीच का रिश्ता
अब केवल एक बॉस और कर्मचारी का नहीं रह गया था। उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव स्थापित हो चुका था। वे दोनों एक दूसरे के विचारों को बिना कुछ कहे ही आसानी से समझ लेते थे, और उनकी यह अद्भुत साझेदारी उनके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। आर्यन को अब यह पूरा विश्वास हो गया था कि रिया के बिना वह इस खतरनाक और विशाल साम्राज्य को कभी नहीं बचा सकता है। रिया के द्वारा बनाए गए उस वायरस ने अंततः अपना काम पूरी तरह से कर दिया, और उसने उपाध्यक्ष के सभी विदेशी बैंक खातों और उसके असली पहचान वाले दस्तावेजों को हैक कर लिया। उसने सारा प्रमाणित डेटा सीधा आर्यन के व्यक्तिगत और सबसे सुरक्षित टैबलेट पर भेज दिया। अब उनके पास वह हर सबूत मौजूद था जिसकी उन्हें उपाध्यक्ष को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जरूरत थी। आर्यन ने एक लंबी और गहरी सांस ली, क्योंकि वह जानता था कि अब पलटवार करने का सही और अंतिम समय आ चुका है। आर्यन ने तुरंत एक और आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाई और उन सभी सदस्यों को वहां उपस्थित होने का बहुत सख्त आदेश दिया। उपाध्यक्ष भी उस बैठक में बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास और घमंड के साथ शामिल हुआ, यह सोचकर कि आज वह आर्यन से इस्तीफा मांग लेगा। बैठक शुरू होते ही आर्यन ने किसी को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और सीधा बड़ी स्क्रीन चालू कर दी। स्क्रीन पर उपाध्यक्ष के उन सभी गुप्त विदेशी खातों और कंपनी के खिलाफ रची गई उसकी पूरी घिनौनी साजिश का कच्चा चिट्ठा साफ दिखाई देने लगा। उपाध्यक्ष के चेहरे की सारी रंगत एक ही पल में पूरी तरह से उड़ गई और वह अपनी जगह पर जड़ हो गया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन के पास यह सब अत्यंत गोपनीय डेटा आखिर कैसे पहुंच गया। तभी दरवाजे खुले और रिया पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके साथ आलय सम्मेलन कक्ष में वापस दाखिल हुई। उसे देखकर उपाध्यक्ष को यह समझते देर नहीं लगी कि उसने जो जाल रिया के लिए बिछाया था, वास्तव में वह खुद उस भयानक जाल का शिकार हो चुका है और उसकी हार निश्चित है। रिया ने बहुत ही शांत और अधिकारपूर्ण स्वर में कहा कि जो डेटा उसने लीक करवाया था वह केवल एक बहुत ही साधारण सी चारा था। असली शिकार तो वह खुद बन चुका है और अब वह कानून के हाथों से कभी नहीं बच पाएगा। पुलिस पहले ही इमारत के बाहर पहुंच चुकी थी और यह साफ था कि अब उपाध्यक्ष का सारा खेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन आर्यन और रिया दोनों ही जानते थे कि कंपनी को पूरी तरह से साफ करने के लिए अभी आखिरी लड़ाई लड़नी बाकी है। पुलिस ने उपाध्यक्ष को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन उसका रसूख और राजनीतिक संपर्क इतने मजबूत थे कि वह कुछ ही घंटों में जमानत पर छूट गया। उसने अपनी गिरफ्तारी को एक अवैध साजिश करार दिया और अपने वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दी। कंपनी के भीतर उसके वफादार बोर्ड सदस्य अभी भी महत्वपूर्ण पदों पर काबिज थे, जिन्होंने आर्यन के आदेशों को मानने से साफ इनकार कर दिया। यह स्पष्ट था कि उपाध्यक्ष इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और अब वह पहले से कहीं अधिक खतरनाक होकर बाहर आया था। बाहर आते ही उपाध्यक्ष ने अपनी काली ताकतों का पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने अपने रसूख के बल पर कंपनी के सभी प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स को तुरंत रोक दिया, जिससे भारी आर्थिक नुकसान होने लगा। उसने आर्यन को एक सीधा और खुला धमकी भरा संदेश भेजा कि अगर उसने अध्यक्ष पद से तुरंत इस्तीफा नहीं दिया तो रिया को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। पूरे शहर में उपाध्यक्ष के गुंडे रिया की हर गतिविधि पर नजर रखने लगे थे और उसे डराने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। आर्यन अपनी ताकत और सत्ता के बावजूद रिया की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा था। उसने रिया के चारों ओर अपनी सबसे बेहतरीन सुरक्षा टीम तैनात कर दी थी, लेकिन वह जानता था कि उपाध्यक्ष किसी भी हद तक गिर सकता है। आर्यन ने रिया से कुछ समय के लिए शहर छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर छिपने का आग्रह किया, लेकिन रिया ने बहुत ही दृढ़ता के साथ इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि अगर वह अब पीछे हट गई तो उपाध्यक्ष की जीत पक्की हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिया को यह अच्छी तरह से समझ आ गया था कि केवल वित्तीय आंकड़े
और कंप्यूटर के सबूत उपाध्यक्ष को हमेशा के लिए जेल में डालने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। वह जानता था कि अदालत में कागजों को कैसे झुठलाना है। इसीलिए रिया ने एक नई और बेहद खतरनाक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह शहर के उस सबसे ऊंचे और गुप्त कुलीन वर्ग में सेंध लगाएगी जहां उपाध्यक्ष के पुराने और काले राज छिपे हुए थे। उसे उन जीवित गवाहों की तलाश थी जिनकी जिंदगियों को उपाध्यक्ष ने अपने लालच के लिए बुरी तरह से कुचल दिया था। इस मिशन के लिए रिया को अपना पूरा रूप और पहचान बदलनी पड़ी। आर्यन की मदद से उसने एक बेहद अमीर और रहस्यमय विदेशी निवेशक की झूठी पहचान अपनाई। उसने महंगे और शानदार कपड़े पहने और उन खास पार्टियों में जाना शुरू किया जहां शहर के सबसे भ्रष्ट और अमीर लोग इकट्ठा होते थे। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर मुस्कान के पीछे एक गहरा धोखा और हर हाथ मिलाने के पीछे एक भयानक साजिश छिपी होती थी। रिया को हर कदम बहुत ही सोच समझकर और बेहद सावधानी से रखना पड़ रहा था। एक ऐसी ही आलीशान और बंद दरवाजों वाली पार्टी में रिया की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो कभी उपाध्यक्ष के बहुत ही करीबी व्यापारिक साझेदार हुआ करते थे। अब वे लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे और डरे हुए थे। रिया ने अपनी चतुराई और बेहतरीन संवाद कौशल से उनका विश्वास जीतना शुरू किया। उसने उन्हें यह महसूस कराया कि वह भी उपाध्यक्ष के खिलाफ है और अगर वे उसका साथ दें तो वे अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सकते हैं। धीरे धीरे वे लोग रिया के सामने अपने दिल का दर्द बयां करने लगे। उसी दौरान रिया को एक ऐसी महिला के बारे में पता चला जिसके पति को उपाध्यक्ष ने अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भिजवा दिया था। वह महिला अब एक गुमनाम और बहुत ही दयनीय जीवन जी रही थी और उपाध्यक्ष के नाम से भी खौफ खाती थी। रिया ने बहुत ही गुप्त तरीके से उस महिला से संपर्क किया और उसे पूरी सुरक्षा का पक्का आश्वासन दिया। रिया ने उसे समझाया कि अब समय आ गया है कि वे सब मिलकर उस क्रूर इंसान के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। रिया की अथक मेहनत और साहस के कारण उपाध्यक्ष द्वारा सताए गए कई लोग धीरे धीरे एक साथ आगे आने लगे। यह अब केवल एक कॉरपोरेट लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह अन्याय के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका था। रिया ने इन सभी पीड़ितों की दर्दनाक कहानियों और उनके पास मौजूद सबूतों को एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया। आर्यन ने इन सभी गवाहों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी ताकत और संसाधन लगा दिए। अब उनके पास उपाध्यक्ष के हर पुराने और नए अपराध का जीता जागता और पुख्ता सबूत मौजूद था। दूसरी तरफ उपाध्यक्ष को अपने सूत्रों से यह भनक लग गई कि रिया उसके पुराने शिकारों को एक साथ जमा कर रही है। यह खबर सुनते ही वह गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया। उसने तुरंत अपने सबसे खतरनाक और पेशेवर हथियारों को रिया को खत्म करने का सीधा आदेश दे दिया। एक रात जब रिया गवाहों के बयानों की फाइल लेकर सुरक्षित घर की ओर लौट रही थी, तब 3 काली गाड़ियों ने उसकी कार को चारों तरफ से घेर लिया। यह एक बहुत ही सुनियोजित और जानलेवा हमला था, जिससे बचना लगभग असंभव लग रहा था। रिया के ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी को तेजी से मोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। रिया ने खुद को सीट के नीचे छिपा लिया और तुरंत आर्यन को खतरे का संकेत भेज दिया। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा था और कार के शीशे चकनाचूर हो चुके थे। रिया की सांसें बहुत तेज चल रही थीं, लेकिन उसने अपने हाथ में उस गवाहों वाली फाइल को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। वह किसी भी हाल में इन सबूतों को उन दरिंदों के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहती थी। ठीक उसी वक्त आर्यन की विशेष सुरक्षा टीम और पुलिस के सायरन की तेज आवाजें वहां सुनाई देने लगीं। आर्यन खुद सबसे आगे वाली गाड़ी में था और उसने अपनी गाड़ी सीधे हमलावरों की कार से टकरा दी। एक भयानक और जोरदार टक्कर हुई, जिसने हमलावरों को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। आर्यन अपनी बंदूक लेकर बाहर निकला और उसने बिना कोई समय गंवाए उन गुंडों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। वह तेजी से दौड़कर रिया की कार के पास पहुंचा और दरवाजा खोलकर उसे बहुत ही सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला।
रिया को सही सलामत देखकर आर्यन की जान में जान आई और उसने राहत की एक बहुत ही लंबी सांस ली। उसने रिया को अपनी बाहों में सुरक्षित महसूस कराया और कहा कि वह उसे कभी कुछ नहीं होने देगा। रिया ने आर्यन को वह फाइल दिखाते हुए कहा कि उनका यह जानलेवा हमला इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वे लोग अब बुरी तरह से हार चुके हैं और डरे हुए हैं। उपाध्यक्ष ने अपने ताबूत में आज आखिरी कील ठोक दी है और अब उसे इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती है। अगले सप्ताह कंपनी की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक वार्षिक शेयरधारक बैठक होने वाली थी। उपाध्यक्ष ने इस बैठक में आर्यन को पद से हटाने और खुद पूरा नियंत्रण लेने की पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी थी, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि आर्यन और रिया ने उसके लिए क्या भयानक तैयारी कर रखी है। रिया ने उन सभी गवाहों को बैठक में पेश करने की एक बहुत ही अचूक रणनीति बनाई थी। अब समय आ गया था जब वे दोनों मिलकर इस लंबे और खतरनाक युद्ध का हमेशा के लिए एक निर्णायक अंत करने वाले थे। आर्यन ने अपने वफादार अधिकारियों के साथ मिलकर एक बहुत ही गुप्त नियंत्रण कक्ष स्थापित किया था, जहां से वे उपाध्यक्ष की हर चाल पर बारीक नजर रख रहे थे। रिया ने रात दिन एक करके उन सभी नए सबूतों को एक डिजिटल प्रस्तुति में तब्दील कर दिया था, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता था। वह जानती थी कि वार्षिक शेयरधारक बैठक में उपाध्यक्ष अपने सभी राजनीतिक और व्यापारिक संपर्कों का इस्तेमाल करेगा, इसीलिए उन्हें हर सवाल और हर झूठे आरोप का तुरंत और सटीक जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना था। इस दौरान आर्यन और रिया का रिश्ता एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत साझेदारी में बदल चुका था। आर्यन ने महसूस किया कि रिया सिर्फ एक तेज दिमाग वाली लड़की नहीं है, बल्कि उसके पास एक बहुत ही साफ और निडर दिल भी है। एक शाम जब वे दोनों काम में डूबे थे, आर्यन ने रिया से कहा कि यह लड़ाई खत्म होने के बाद वह चाहता है कि रिया हमेशा के लिए उसके साथ रहे। रिया ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में चमकता हुआ भरोसा सब कुछ साफ तौर पर बयान कर रहा था। उपाध्यक्ष की बौखलाहट अब उसके ही लोगों पर भारी पड़ने लगी थी। वह अपने उन सहयोगियों पर भी शक करने लगा था जो सालों से उसके प्रति वफादार रहे थे। उसने अपने कई करीबियों को सिर्फ एक छोटे से शक के आधार पर निकाल दिया या उन्हें धमकाया। इस वजह से उसके अपने ही खेमे में एक बहुत बड़ी बगावत की चिंगारी सुलगने लगी थी। रिया की गुप्त टीम ने इस असंतोष का पूरा फायदा उठाया और उपाध्यक्ष के कुछ बहुत ही खास आदमियों को अपने पक्ष में करने में पूरी तरह से सफलता हासिल कर ली। इन नए मुखबिरों ने आर्यन को बताया कि उपाध्यक्ष ने शेयरधारकों को रिश्वत देने के लिए एक बहुत बड़ा गुप्त कोष तैयार किया है। वह विदेशी बैंकों के माध्यम से इस पैसे को बैठक से ठीक एक दिन पहले सभी के खातों में जमा करने वाला था। रिया ने तुरंत इस योजना को विफल करने की ठान ली और अपने साइबर विशेषज्ञों की एक विशेष टीम को काम पर लगा दिया। उनका मुख्य लक्ष्य उन सभी खातों को बैठक से पहले ही फ्रीज करना था, ताकि उपाध्यक्ष अपनी इस गंदी और भ्रष्ट चाल में किसी भी तरह कामयाब न हो सके। रिया और उसकी टीम ने लगातार 48 घंटे बिना सोए काम किया और आखिरकार उन्होंने उस मुख्य सर्वर को हैक कर लिया जहां से सारे अवैध भुगतान होने वाले थे। उन्होंने बहुत ही चतुराई से सारे पैसे को वापस कंपनी के आधिकारिक और सुरक्षित खाते में स्थानांतरित कर दिया। जब उपाध्यक्ष को इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह समझ गया था कि अब उसके पास शेयरधारकों को खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं बचा है और उसकी हार का समय बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। जैसे जैसे शेयरधारक बैठक का दिन करीब आ रहा था, पूरे शहर की मीडिया की नजरें इस महामुकाबले पर टिक गई थीं। अखबारों और समाचार चैनलों पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या आर्यन अपना पद बचा पाएगा या उपाध्यक्ष कंपनी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। आर्यन ने मीडिया के सामने एक बहुत ही सधी हुई चुप्पी साध रखी थी जो उपाध्यक्ष के मन में और भी ज्यादा डर पैदा कर रही थी। उपाध्यक्ष को अब यह समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन का अगला और सबसे घातक कदम क्या होने वाला है। रिया ने उन सभी पीड़ितों और गवाहों को शहर के एक बहुत ही सुरक्षित और गुप्त होटल में
ठहराया हुआ था। वह हर दिन उनसे मिलती थी और उन्हें हौसला देती थी ताकि वे बैठक के दिन किसी भी तरह के दबाव में आकर अपने बयान से मुकर न जाएं। ये वे लोग थे जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था और अब रिया उनके लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी और आखिरी किरण बन चुकी थी। रिया ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है उसका पूरा हिसाब कर लिया जाएगा। बैठक से ठीक एक रात पहले उपाध्यक्ष ने एक बार फिर अपनी सबसे नीच और आखिरी चाल चलने की कोशिश की। उसने रिया के परिवार के बारे में जानकारी निकाली और उन्हें धमकाने की योजना बनाई। लेकिन आर्यन ने पहले ही स्थिति को भांप लिया था और उसने रिया के परिवार को एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। उपाध्यक्ष के गुंडों को वहां खाली हाथ लौटना पड़ा। यह खबर सुनते ही उपाध्यक्ष को एहसास हो गया कि आर्यन और रिया उससे हर कदम बहुत आगे चल रहे हैं और उसे हराना अब लगभग नामुमकिन है। सुबह हुई और वह दिन आ गया जिसका सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। मौसम बहुत साफ था, लेकिन कंपनी के मुख्यालय में एक भयानक और दमघोंटू तूफान महसूस किया जा सकता था। हजारों पुलिसकर्मी और सुरक्षा गार्ड इमारत के चारों तरफ तैनात थे। कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना कड़ी जांच के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। आर्यन ने अपना सबसे शानदार सूट पहना और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ रिया की ओर देखा। रिया भी आज एक साधारण कर्मचारी नहीं, बल्कि एक असली योद्धा और रानी की तरह पूरी तरह से तैयार लग रही थी। विशाल सम्मेलन कक्ष खचाखच भरा हुआ था और हवा में एक अजीब सी घबराहट महसूस की जा सकती थी। कंपनी के सभी शेयरधारक और महत्वपूर्ण निवेशक अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। कमरे के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी थी और मंच पर कुर्सियों की कतारें थीं। उपाध्यक्ष पहले से ही वहां मौजूद था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही घमंडी मुस्कान थी। उसे पूरा विश्वास था कि आज वह आर्यन को बाहर का रास्ता दिखा देगा और खुद इस साम्राज्य के सिंहासन पर बैठेगा। उपाध्यक्ष के सभी भ्रष्ट सहयोगी एक दूसरे के कान में धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे और अपने वोटों को पूरी तरह से पक्का कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि रिया अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और उसे कंपनी से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। उनकी नजर में आर्यन अब बिल्कुल अकेला और बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। उन्हें पूरा यकीन था कि आज का यह दिन उनके काले और भ्रष्ट साम्राज्य की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत का दिन होने वाला है। तभी हॉल के मुख्य और भारी दरवाजे अचानक खुले और आर्यन पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके बिल्कुल साथ रिया भी पूरी शान और ताकत के साथ चल रही थी। उन दोनों को एक साथ देखकर पूरे हॉल में अचानक एक बहुत भारी और खौफनाक सन्नाटा छा गया। जिन लोगों को लग रहा था कि रिया भाग चुकी है, वे उसे वहां देखकर पूरी तरह से सदमे में थे। उपाध्यक्ष की घमंडी मुस्कान एक ही पल में गायब हो गई और उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। आर्यन बिना किसी की तरफ देखे सीधा मंच पर गया और अध्यक्ष की मुख्य कुर्सी पर जाकर बैठ गया। रिया उसके ठीक बगल में खड़ी रही और उसकी आंखों में एक ऐसा अधिकार था जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। उपाध्यक्ष ने अपनी घबराहट को छिपाने की बहुत कोशिश की और अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। उसने अपने सहयोगियों को इशारों में शांत रहने को कहा, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा और भयानक डर पैदा हो चुका था जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। आर्यन ने माइक्रोफोन को अपनी ओर खींचा और बहुत ही शांत तथा भारी आवाज में इस ऐतिहासिक वार्षिक बैठक की औपचारिक शुरुआत की घोषणा की। उसकी इस भयानक शांति ने विरोधी खेमे को और भी ज्यादा नर्वस कर दिया था। उसने बिना कोई लंबा भाषण दिए सीधा कहा कि आज इस कंपनी के भविष्य का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। इसके बाद उसने पूरे गर्व के साथ मंच की कमान रिया को सौंप दी, जिसे कुछ ही दिन पहले एक गद्दार कहकर पूरी तरह से अपमानित किया गया था। रिया को मंच पर आते देखकर पूरे हॉल में एक बहुत भारी हंगामा और शोरगुल शुरू हो गया। उपाध्यक्ष के एक बहुत करीबी बोर्ड सदस्य ने तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि एक अपराधी और गद्दार लड़की को इस इतने महत्वपूर्ण मंच पर बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है।
उसने सुरक्षा गार्डों से रिया को तुरंत गिरफ्तार करके बाहर फेंकने की मांग की, लेकिन आर्यन के सख्त इशारे पर कोई भी गार्ड अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। रिया इस पूरे हंगामे और चिल्लाहट से बिल्कुल भी नहीं घबराई और वह बहुत ही मजबूती के साथ अपनी जगह पर खड़ी रही। उसने अपनी तेज और बहुत ही चुभने वाली आवाज में माइक्रोफोन पर बोलते हुए पूरे हॉल को तुरंत खामोश कर दिया। उसने कहा कि जो लोग आज सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं वे वास्तव में अपने भयानक काले कारनामों के छिपने से डर रहे हैं। उसने सभी निवेशकों को विश्वास दिलाया कि आज उन्हें वह कड़वा सच दिखाया जाएगा जो उनसे सालों से छिपाया गया है। रिया ने अपना सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड लैपटॉप मुख्य स्क्रीन के साथ जोड़ दिया और पहली स्लाइड को सबके सामने पेश किया। स्क्रीन पर वे सभी दस्तावेज दिखाई दे रहे थे जो कुछ दिन पहले इंटरनेट पर लीक हुए थे। यह देखकर उपाध्यक्ष जोर से हंसने लगा और उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि यह लड़की खुद अपने ही अपराधों का सबूत सबके सामने पेश कर रही है। उसे लगा कि रिया के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचा है और वह आज पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी। उपाध्यक्ष ने बहुत ही आक्रामक लहजे में सभी शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें इस लड़की का बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है। उसने तुरंत आर्यन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू करने और रिया को पुलिस के हवाले करने की जोरदार मांग की। उसके सहयोगियों ने भी मेज थपथपाकर उसका पूरा साथ दिया और हॉल में फिर से बहुत भारी शोर होने लगा। लेकिन रिया के चेहरे पर अभी भी एक बहुत ही रहस्यमय और शांत मुस्कान तैर रही थी जो उपाध्यक्ष को डरा रही थी। रिया ने बिना कुछ कहे अपने कीबोर्ड पर एक विशेष कमांड दर्ज किया और स्क्रीन का पूरा दृश्य 1 ही सेकंड में बदल गया। उन लीक हुए दस्तावेजों की जगह अब स्क्रीन पर कुछ बहुत ही जटिल और गहरे कोड चलने लगे थे। रिया ने स्पष्ट किया कि जो डेटा लीक किया गया था वह वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक ट्रैकिंग वायरस था जिसे उसने खुद बनाया था। इस खुलासे को सुनते ही उपाध्यक्ष के चेहरे का सारा रंग उड़ गया और उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। रिया ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि यह विशेष वायरस उस व्यक्ति के मुख्य सर्वर में प्रवेश कर गया जिसने इस डेटा को चुराया था। स्क्रीन पर अब दुनिया के अलग अलग देशों के नक्शे और कई आईपी पते साफ दिखाई देने लगे थे। वे सभी पते अंततः एक ही मुख्य जगह पर आकर रुक रहे थे और वह जगह सीधे तौर पर उपाध्यक्ष का निजी और सबसे सुरक्षित सर्वर था। यह देखकर पूरे हॉल में बैठे सभी ईमानदार निवेशक पूरी तरह से अवाक और सुन्न रह गए। उपाध्यक्ष अपनी कुर्सी से बुरी तरह से उछल पड़ा और गुस्से से लाल होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यह सब कुछ एक बहुत बड़ा झूठ है। उसने कहा कि यह लड़की अपनी जान बचाने के लिए फर्जी डिजिटल सबूत बनाकर उसे फंसाने की एक बहुत ही नीच कोशिश कर रही है। उसने अपने भ्रष्ट बोर्ड सदस्यों को तुरंत हस्तक्षेप करने और इस प्रस्तुति को बीच में ही रोक देने का सख्त आदेश दिया। लेकिन अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था और कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। इससे पहले कि हॉल में स्थिति बेकाबू होती, आर्यन अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और उसकी कड़ती हुई आवाज ने पूरे हॉल को कंपा दिया। उसने गरजते हुए कहा कि जब तक रिया अपनी पूरी बात खत्म नहीं कर लेती तब तक कोई भी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा। आर्यन का वह भयानक और शक्तिशाली रूप देखकर उपाध्यक्ष और उसके सभी साथी बुरी तरह से कांपने लगे थे। उसका अधिकार और रुतबा पूरे सम्मेलन कक्ष पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और अब कोई कुछ नहीं बोल सकता था। रिया ने अगली स्लाइड पेश की जिसमें उपाध्यक्ष के उन सभी गुप्त विदेशी बैंक खातों का पूरा और विस्तृत विवरण मौजूद था। इन खातों में कंपनी के अरबों रुपए फर्जी ठेकेदारों और नकली कंपनियों के जरिए बहुत ही सफाई से भेजे गए थे। हर एक लेन देन के साथ उपाध्यक्ष के अपने असली डिजिटल हस्ताक्षर और उसके अंगूठे के निशान स्पष्ट रूप से जुड़े हुए थे जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता था। इतने बड़े और भयानक वित्तीय घोटाले को अपनी आंखों के सामने देखकर सभी शेयरधारकों के होश पूरी तरह से उड़ गए। हॉल में बैठे सभी ईमानदार शेयरधारक अब गुस्से से लाल हो रहे थे।
और वे अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर उपाध्यक्ष को गालियां देने लगे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि जिस इंसान पर उन्होंने इतना ज्यादा भरोसा किया था, वह वास्तव में उनकी पूरी कंपनी को दिवालिया करने की कगार पर ले आया था। उन्हें यह भी समझ आ गया कि अगर आर्यन और रिया नहीं होते तो उनका सारा पैसा हमेशा के लिए डूब जाता। उपाध्यक्ष अब पूरी तरह से नंगा हो चुका था और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन रिया यही नहीं रुकी। उसने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा कि ये वित्तीय अपराध तो उपाध्यक्ष के भयानक पापों की केवल एक बहुत छोटी सी शुरुआत है। उसने शेयरधारकों को बताया कि इस इंसान के लालच और घमंड ने न जाने कितने निर्दोष लोगों की जिंदगियों को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया है। उसने कहा कि कागजों को तो झुठलाया जा सकता है, लेकिन इंसानों के दर्द और उनके आंसुओं को कभी झूठ नहीं कहा जा सकता। आज उन सभी पीड़ितों को अपना पूरा न्याय मिलेगा। रिया ने अपने हाथ से एक छोटा सा इशारा किया और सम्मेलन कक्ष के बिल्कुल पीछे वाले भारी और बड़े दरवाजे एक साथ खुल गए। सुरक्षा गार्डों की एक कड़ी निगरानी के बीच वे सभी पीड़ित और गवाह बहुत ही धीमी चाल से अंदर दाखिल होने लगे। ये वे लोग थे जिन्हें उपाध्यक्ष ने अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए या तो जेल भिजवा दिया था या फिर पूरी तरह से सड़क पर ला दिया था। इन बेबस चेहरों को देखकर पूरे हॉल में एक बहुत ही दर्दनाक और भारी खामोशी छा गई। उन पीड़ितों में से एक पुराने और बहुत ही प्रतिष्ठित सप्लायर ने हिम्मत जुटाकर मंच के बिल्कुल पास आकर अपना बयान देना शुरू किया। उसने रोते हुए बताया कि कैसे उपाध्यक्ष ने उसकी कंपनी पर जबरन और पूरी तरह से गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर लिया था। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे झूठे और फर्जी मुकदमों में फंसाकर कई सालों के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया था। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान का दिल पूरी तरह से पसीज गया और कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उस व्यक्ति ने यह भी खुलासा किया कि उपाध्यक्ष के खतरनाक गुंडों ने उसके छोटे बच्चों और पत्नी को जान से मारने की कई बार बहुत ही भयानक धमकियां दी थीं। वह इतने सालों तक सिर्फ अपनी जान और अपने परिवार को बचाने के लिए खामोश रहने पर मजबूर था। उसकी इस हृदय विदारक गवाही ने हॉल में बैठे हर एक व्यक्ति को अंदर तक हिलाकर रख दिया और सच्चाई सबके सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई। उपाध्यक्ष का वह क्रूर और भयानक चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका था। इसके तुरंत बाद कंपनी के एक बहुत ही पुराने और ईमानदार कर्मचारी ने सामने आकर अपनी दर्दनाक कहानी सबको बताई। उसने कहा कि जब उसने उपाध्यक्ष के इन घोटालों को पकड़ लिया था तो उसे चोरी के बहुत ही झूठे इल्जाम में फंसाकर पूरी तरह से बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया गया था। इतने सारे लोगों की एक जैसी और भयानक गवाहियों को सुनकर अब किसी भी इंसान के मन में कोई भी संदेह नहीं बचा था। यह स्पष्ट था कि उपाध्यक्ष सिर्फ एक चोर नहीं बल्कि एक बहुत ही क्रूर और भयानक राक्षस था। अब उपाध्यक्ष के वे सभी भ्रष्ट बोर्ड सदस्य और सहयोगी भी बुरी तरह से पसीना पसीना हो रहे थे और उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया था कि उपाध्यक्ष अब एक डूबता हुआ और बर्बाद जहाज बन चुका है और अगर वे उसके साथ रहे तो वे भी पूरी तरह से डूब जाएंगे। उन्होंने उपाध्यक्ष से धीरे धीरे अपनी कुर्सियां दूर करनी शुरू कर दी और वे अपने आप को निर्दोष साबित करने के बहुत ही झूठे और बेबुनियाद बहाने सोचने लगे थे। चारों तरफ से पूरी तरह घिर जाने और अपने ही लोगों को खुद से दूर जाते देखकर उपाध्यक्ष का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। वह एक पागल जानवर की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा और आर्यन तथा रिया को बहुत ही भद्दी और गंदी गालियां देने लगा। उसने खुलेआम सभी शेयरधारकों को जान से मारने की भयानक धमकियां देनी शुरू कर दी, जिससे उसका असली और खूंखार रूप सबके सामने आ गया। उसके इस भयानक व्यवहार को देखकर वहां मौजूद हर इंसान उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगा था। जब उसे लगा कि अब वह किसी भी तरह से नहीं बच सकता, तो उसने अचानक पास खड़े एक सुरक्षा गार्ड को बहुत ही जोर से धक्का मारा। वह पागलों की तरह बाहर निकलने वाले मुख्य दरवाजे की तरफ बहुत तेजी से भागने लगा ताकि वह पुलिस के आने से पहले वहां से पूरी तरह फरार हो सके।
लेकिन आर्यन की विशेष और बहुत ही मुस्तैद सुरक्षा टीम ने उसे कुछ ही सेकंड में पकड़ लिया और उसे फर्श पर बुरी तरह से पटककर पूरी तरह से अपने कड़े काबू में कर लिया। उसी समय बाहर से पुलिस के सायरन की बहुत ही तेज और कान फाड़ देने वाली आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। हथियारों से लैस पुलिस बल की एक बहुत बड़ी टीम हॉल के अंदर तेजी से दाखिल हुई और उनके पास सीधे अदालत से जारी किए गए गिरफ्तारी के मजबूत वारंट थे। उन्होंने रिया द्वारा पेश किए गए सभी ठोस और अकाट्य सबूतों के आधार पर उपाध्यक्ष और उसके सभी प्रमुख भ्रष्ट साथियों को तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह दृश्य देखकर हॉल में बैठे सभी लोगों ने बहुत ही गहरी और लंबी राहत की सांस ली। उपाध्यक्ष को बहुत ही भारी और मोटी हथकड़ियां पहनाकर पुलिस उसे घसीटते हुए हॉल से बाहर ले जाने लगी। जाते जाते भी वह आर्यन और रिया की तरफ देखकर अपनी हार का भयानक जहर उगल रहा था, लेकिन अब उसकी बातों का किसी पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। उसके सभी भ्रष्ट साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे कंपनी के अंदर मौजूद विरोधियों का वह पूरा नेटवर्क हमेशा के लिए खत्म हो गया था। सच्चाई और ईमानदारी की यह एक बहुत ही शानदार, ऐतिहासिक और कभी न भूलने वाली जीत थी। जब हॉल से सभी अपराधियों को बाहर निकाल दिया गया तो माहौल में छाई वह दमघोंटू और भयानक घुटन पूरी तरह से खत्म हो गई। आर्यन अपनी जगह से पूरे गर्व के साथ खड़ा हुआ और उसने बचे हुए सभी स्तब्ध शेयरधारकों को बहुत ही शांति से संबोधित किया। उसने बहुत ही संबोधित किया। ही स्पष्ट और भारी शब्दों में कहा कि आज हमारी कंपनी से वह भयानक और खतरनाक कैंसर हमेशा के लिए जड़ से काटकर बाहर निकाल दिया गया है। उसने घोषणा की कि आज से इस महान कंपनी के एक बिल्कुल नए और सुनहरे युग की शुरुआत हो रही है। आर्यन की यह बात सुनते ही पूरा हॉल एक साथ खड़े होकर तालियों की बहुत ही जोरदार और गगनभेदी गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आर्यन ने धीरे से मुड़कर रिया की तरफ देखा, जो एक असली विजेता और रानी की तरह बहुत ही शांत भाव से वहां खड़ी थी। यह उसी की शानदार और अचूक रणनीति थी, जिसने आज इस विशाल साम्राज्य को पूरी तरह से तबाह होने से बचा लिया था। उन दोनों ने मिलकर सबसे बड़ा और खतरनाक युद्ध जीत लिया था और अब उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। वार्षिक शेयरधारक बैठक के उस ऐतिहासिक दिन के बाद पूरी कंपनी में एक बहुत गहरी और नई शांति छा गई थी। उपाध्यक्ष और उसके सभी भ्रष्ट गुर्गों की तत्काल गिरफ्तारी ने पूरे कॉरपोरेट जगत में एक बड़ा और भयानक भूचाल ला दिया था। मीडिया के प्रमुख समाचार चैनलों और व्यापारिक पत्रिकाओं में केवल आर्यन और रिया की उस अदम्य बहादुरी की ही चर्चा हो रही थी। एक ही दिन में उस विशाल साम्राज्य के अंदर फैला हुआ भ्रष्टाचार का वह सारा काला और बदसूरत जाल हमेशा के लिए पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पुलिस और जांच एजेंसियों ने बहुत तेजी से अपना काम शुरू कर दिया और उपाध्यक्ष के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जाने लगी। रिया द्वारा सौंपे गए वे सभी अचूक और पुख्ता डिजिटल सबूत अदालत में उस क्रूर अपराधी के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार साबित हुए। उपाध्यक्ष के वकीलों की फौज भी उन ठोस सबूतों और पीड़ितों की दर्दनाक गवाहियों के सामने पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आ रही थी। यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि अब उस घमंडी और लालची इंसान को अपनी बची हुई पूरी जिंदगी काल कोठरी के अंधेरे में ही बितानी पड़ेगी। आर्यन ने कंपनी के अंदर एक ऐतिहासिक सफाई अभियान शुरू किया ताकि कोई भी भ्रष्ट इंसान बच न सके। उसने पुराने और दागी अधिकारियों को तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया और उनकी जगह युवा ईमानदार तथा मेहनती कर्मचारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। इस पूरे बदलाव में रिया ही उसकी सबसे मुख्य रणनीतिकार थी, जिसने हर एक नियुक्ति का बारीकी से मूल्यांकन किया था। पूरे कार्यालय का वह पुराना और दमघुंटू माहौल अब एक बहुत ही सकारात्मक, सुरक्षित और ऊर्जावान कार्यस्थल में पूरी तरह से तब्दील हो चुका था। रिया अब इस विशाल कंपनी में कोई साधारण या नई कर्मचारी बिल्कुल नहीं रह गई थी, बल्कि वह एक किंवदंती बन चुकी थी। हर कोई उसे बहुत सम्मान और आदर की नजर से देखता था, क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सबका भविष्य बचाया था। वह अब एक ऐसी शक्तिशाली रानी बन चुकी थी
जो आर्यन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे साम्राज्य का कुशल संचालन कर रही थी। विक्रम जैसे नीच लोग जो कभी उसे नीचा दिखाते थे, अब उसके नाम से ही कांपते थे और अपनी गलतियों पर पछता रहे थे। उन सभी पीड़ितों और बेकसूर गवाहों को भी उनका खोया हुआ सम्मान और वित्तीय मुआवजा बहुत ही सम्मानजनक तरीके से वापस मिल गया। आर्यन ने खुद उन लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनकी हर संभव सहायता करने का एक मजबूत वादा किया। उन बेबस चेहरों पर फिर से लौटी वह सच्ची मुस्कान रिया के लिए इस खतरनाक लड़ाई का सबसे बड़ा और अनमोल इनाम थी। उसने यह साबित कर दिया था कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर या चालाक क्यों न हो। कुछ हफ्तों के बाद जब स्थिति पूरी तरह से सामान्य और शांत हो गई, तो आर्यन ने रिया को अपने शानदार कार्यालय में बुलाया। शाम का समय था और सूरज की सुनहरी किरणें उस विशाल कांच के केबिन को एक खूबसूरत और जादुई रोशनी से भर रही थीं। आर्यन अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा था, बल्कि वह खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर फैले उस शांत और खूबसूरत शहर को देख रहा था। जब रिया अंदर आई तो उसने मुड़कर उसे एक बहुत ही गहरी, कोमल और प्यार भरी नजर से देखा, जो सब कुछ कह रही थी। आर्यन ने धीरे से रिया की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसकी आंखों में सीधा देखते हुए एक बहुत भारी आवाज में कहा। उसने कहा कि जब तुम पहले दिन गलती से मेरी उस निजी लिफ्ट में आई थी, तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। तुमने न केवल इस विशाल कंपनी को पूरी तरह से डूबने से बचाया है, बल्कि तुमने मुझे भी एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाया है। आर्यन के ये शब्द बहुत ही सच्चे थे और उसके दिल की गहराइयों से सीधे बाहर निकल कर आ रहे थे। रिया के चेहरे पर एक बहुत प्यारी और शांत मुस्कान उभर आई और उसने आर्यन की बातों को बहुत ध्यान से सुना। उसने जवाब दिया कि मैंने जो कुछ भी किया वह केवल मेरी जिम्मेदारी थी और मुझे उस भ्रष्टाचार को खत्म करने का पूरा विश्वास था। लेकिन उसने यह भी स्वीकार किया कि आर्यन के उस अटूट और मजबूत भरोसे के बिना यह सब कुछ हासिल करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। यह लड़ाई उन दोनों ने एक साथ मिलकर लड़ी थी और यही उनकी इस ऐतिहासिक जीत का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण साबित हुआ था। आर्यन ने अपनी जेब से एक खूबसूरत और शानदार मखमली डिब्बा निकाला, जिसे देखकर रिया की धड़कनें अचानक थोड़ी तेज हो गईं। उसने वह डिब्बा रिया के सामने खोला, लेकिन उसमें कोई सामान्य अंगूठी नहीं थी, बल्कि एक विशेष और कस्टम मेड चाबी थी। आर्यन ने बताया कि यह कंपनी के नए मुख्यालय के सबसे ऊंचे और शानदार केबिन की मुख्य चाबी है, जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। वह चाहता था कि रिया कंपनी की मुख्य रणनीतिक अधिकारी के रूप में हमेशा उसके बिल्कुल साथ खड़ी रहे और इस साम्राज्य को आगे बढ़ाए। यह कोई साधारण उपहार या पदोन्नति नहीं थी, बल्कि यह आर्यन के द्वारा रिया को दिया गया एक बहुत ही बड़ा और सच्चा सम्मान था। वह उसे एक बराबर की साझीदार बना रहा था, एक ऐसी रानी जो उसके इस विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की पूरी रक्षा करेगी। रिया ने बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ उस चाबी को अपने हाथ में लिया और उसे आर्यन की आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई दी। यह चमक केवल व्यापारिक साझेदारी की नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरे और सच्चे प्यार की शुरुआत का स्पष्ट संकेत थी। आर्यन ने रिया का हाथ बहुत ही कोमलता और मजबूती के साथ थाम लिया और कहा कि वह अब उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। इस भयानक और खतरनाक युद्ध ने उन्हें एक दूसरे के इतने करीब ला दिया था कि अब कोई भी ताकत उन्हें कभी भी अलग नहीं कर सकती थी। रिया ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसने भी आर्यन के हाथ को बहुत ही प्यार से दबाकर अपनी मूक और सच्ची सहमति दे दी। उन दोनों के बीच अब कोई पर्दा या कोई छिपा हुआ राज बिल्कुल भी नहीं बचा था। अगली सुबह कंपनी के लिए एक नई उज्जवल और सकारात्मक शुरुआत लेकर आई, जो सभी के लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। सभी कर्मचारी अपने काम पर बहुत खुशी और उत्साह के साथ लौट आए थे और उनके चेहरों से वह पुराना डर हमेशा के लिए गायब हो चुका था। लॉबी में अब कोई भी नकारात्मक फुसफुसाहट या झूठी अफवाहें बिल्कुल नहीं थी, बल्कि केवल आर्यन और रिया के उस शानदार नेतृत्व की प्रशंसा हो रही थी। एक बिल्कुल नया और पारदर्शी कॉर्पोरेट ढांचा।
अब पूरी तरह से अपनी मजबूत जगह ले चुका था। जब रिया मुख्य लॉबी में पहुंची तो वह जानबूझकर उसी वीआईपी लिफ्ट की तरफ गई जहां से यह पूरी अद्भुत कहानी शुरू हुई थी। लेकिन इस बार यह कोई गलती नहीं थी, बल्कि यह उसका पूरी तरह से अर्जित किया हुआ और सच्चा अधिकार था जिसे कोई छीन नहीं सकता था। लिफ्ट के दरवाजे खुले और आर्यन पहले से ही वहां मौजूद था, जो उसके इंतजार में एक बहुत ही प्यारी और गर्मजोशी भरी मुस्कान दे रहा था। रिया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर कदम रखा और उन दोनों ने एक साथ सबसे ऊपरी मंजिल की तरफ प्रस्थान किया। लिफ्ट ऊपर की ओर बहुत ही सुगमता से बढ़ रही थी और रिया को अपने उस पहले घबराहट भरे दिन की पूरी याद आ गई। उसने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि एक छोटी सी गलती उसे जीवन के इस शानदार और ऊंचे मुकाम पर पहुंचा देगी। आर्यन ने उसे अपने करीब खींच लिया और कहा कि आज से उनका केवल यह नया सफर और एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी शुरू हो रही है। रिया ने अपना सिर आर्यन के कंधे पर रख दिया और दोनों ने मिलकर एक बेहद सुनहरे भविष्य की कल्पना की। जब वे दोनों अपने नए और शानदार कार्यालय में दाखिल हुए तो वहां का माहौल उनकी इस महान और ऐतिहासिक जीत का स्पष्ट प्रतीक था। रिया की नई डेस्क आर्यन के केबिन के बिल्कुल बगल में स्थित थी, जहां से वह पूरे साम्राज्य पर अपनी पैनी और सतर्क नजर रख सकती थी। अब उसे किसी भी नीच और घमंडी विक्रम या भ्रष्ट उपाध्यक्ष से डरने की या किसी के सामने खुद को साबित करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। उसने अपनी अतुलनीय बुद्धिमत्ता से अपने लिए एक सबसे शक्तिशाली स्थान पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया था। शहर के सभी बड़े और प्रतिष्ठित व्यापारिक हलकों में रिया का नाम अब एक सम्मानित और शक्तिशाली मिसाल के रूप में लिया जाने लगा था। लोग उसकी उस बेजोड़ चतुराई और साहस की लंबी और प्रेरक कहानियां एक दूसरे को सुनाते थे, जिसने एक पूरे विशाल साम्राज्य को हिलने से बचा लिया। जो कोई भी महिला इस कठोर कॉरपोरेट दुनिया में अपना नया और संघर्षपूर्ण सफर शुरू करती थी, वह रिया को अपना सबसे बड़ा आदर्श मानती थी। रिया ने यह साबित कर दिया था कि असली ताकत केवल ऊंचे पद में नहीं बल्कि इरादों में होती है। दूसरी ओर उपाध्यक्ष और उसके सभी नीच साथियों को अदालत ने उनके भयानक और घिनौने अपराधों के लिए बहुत ही सख्त और लंबी सजा सुनाई थी। जेल की उन अंधेरी और ठंडी सलाखों के पीछे वे अब अपनी उस भारी भूल और लालच पर दिन रात खून के आंसू रो रहे थे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की उनका इतना विशाल और मजबूत साम्राज्य एक ही झटके में राख में मिला देगी। यह घमंड और अहंकार का वह सबसे बुरा और भयानक अंत था जो हमेशा हर अपराधी का होता है। आर्यन के उस साफ सुथरे और पारदर्शी नेतृत्व में कंपनी ने कुछ ही महीनों के अंदर सफलता के कई बिल्कुल नए और ऐतिहासिक शिखर छू लिए थे। निवेशक अब उन पर पहले से कहीं ज्यादा गहरा और अटूट विश्वास करते थे, जिससे कंपनी के शेयर बाजार में एक जबरदस्त और ऐतिहासिक उछाल आया। रिया की बनाई गई हर एक सटीक रणनीति और उसका बेहतरीन वित्तीय मॉडल कंपनी को दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की की शानदार राह पर ले जा रहा था। वे दोनों सचमुच एक साथ मिलकर एक बहुत ही अजेय और शक्तिशाली ताकत बन चुके थे। एक बहुत ही व्यस्त और सफल दिन के अंत में आर्यन और रिया छत पर बने उस विशेष और शानदार गार्डन में एक साथ बैठे हुए थे। ठंडी और सुहावनी हवा उनके चेहरों को बहुत ही प्यार से छू रही थी और सामने चमकते हुए उस पूरे शहर का नजारा सचमुच अद्भुत था। आर्यन ने 2 गिलास वाइन डाली और एक गिलास रिया की तरफ बहुत ही सम्मान और प्यार के साथ आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराया। यह उनके उस शानदार और सफल काम का जश्न था जिसे उन्होंने पूरी ईमानदारी और भारी मेहनत से एक साथ पूरा किया था। आर्यन ने अपना वाइन का गिलास हल्का सा ऊपर उठाया और एक बहुत ही धीमी तथा कोमल आवाज में रिया के सम्मान में कुछ शब्द कहे। उसने कहा कि यह जाम हमारी उस शानदार जीत, हमारी अटूट साझेदारी और आने वाले उस बहुत ही खूबसूरत भविष्य के नाम है जो हमारा इंतजार कर रहा है। रिया ने भी मुस्कुराते हुए अपना गिलास उससे टकराया और कहा कि यह सब कुछ उस पहली लिफ्ट की गलती का ही एक बहुत सुंदर और शानदार नतीजा है। उन दोनों के चेहरों पर एक सच्ची और सुकून देने वाली खुशी छाई हुई थी। समय के साथ
उन दोनों का यह बहुत ही पवित्र और खूबसूरत रिश्ता कॉर्पोरेट दुनिया की दीवारों से बाहर निकलकर उनके निजी जीवन में भी पूरी तरह से ढल गया। अब वे केवल दो शानदार और तेज दिमाग वाले पेशेवर लोग नहीं थे, बल्कि वे दो ऐसे प्यार करने वाले और समर्पित दिल बन चुके थे जो हमेशा साथ धड़कते थे। आर्यन ने पूरी दुनिया के सामने बहुत ही गर्व और शान के साथ रिया को अपनी जीवन संगिनी के रूप में अपनाया और उसे अपना पूरा जीवन सौंप दिया। उनकी यह कहानी एक सच्ची और अमर प्रेम कहानी बन गई। यह सब इसलिए संभव हो पाया था क्योंकि रिया ने उस क्रूर और डरावने माहौल में अपनी हिम्मत को कमजोर नहीं पड़ने दिया था। उसने अपने उन खतरनाक दुश्मनों का डटकर और बहादुरी के साथ सामना किया था और सच्चाई को कभी किसी के सामने झुकने नहीं दिया था। आर्यन ने भी अपनी ऊंची हैसियत और अहंकार को पीछे छोड़कर एक अनजान और नई लड़की की उस बेजोड़ प्रतिभा पर अपना पूरा विश्वास जताया था। यही उन दोनों की सबसे बड़ी जीत थी, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए सफल बना दिया था। आज भी जब कंपनी के पुराने और वफादार कर्मचारी उस भयानक और संघर्षपूर्ण समय को याद करते हैं, तो उनके रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो जाते हैं। वे हमेशा यही कहते हैं कि वह दिन सचमुच बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली था जब रिया ने गलती से आर्यन की उस खास लिफ्ट में अपना पहला कदम रखा था। वह केवल एक गलती नहीं थी, बल्कि वह एक बहुत ही बड़ी और जादुई किस्मत थी जिसने उन सभी को बर्बादी के उस भयानक अंधेरे से बाहर निकाल लिया था। वह एक नई और सुनहरी सुबह की सबसे सुंदर शुरुआत थी। इस पूरी शानदार और अद्भुत कहानी ने दुनिया को एक बहुत ही मजबूत और स्पष्ट संदेश दिया कि कभी भी किसी इंसान को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली लड़की भी अपनी गजब की बुद्धिमत्ता, अदम्य साहस और सच्चाई के बल पर बड़े से बड़े साम्राज्य को आसानी से हिला सकती है। और जब ताकत का सही और सच्चा इस्तेमाल प्यार तथा पूरे सम्मान के साथ किया जाता है, तो वह किसी भी असंभव और कठिन काम को मुमकिन बना देता है। यही इस महाकाव्य जैसी कहानी का असली और सच्चा सार था। रात बहुत ही गहरी और खामोश हो चुकी थी, लेकिन आर्यन और रिया के उस विशाल और शानदार कार्यालय की रोशनी अभी भी बहुत ही चमक रही थी। वे दोनों एक साथ मिलकर अपने आने वाले कल की एक बहुत ही नई और मजबूत रणनीति पर शांति से विचार कर रहे थे। उनका यह शानदार और अजेय साम्राज्य अब पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में था और अब उन्हें दुनिया की कोई भी काली ताकत कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वे दोनों हमेशा के लिए एक साथ थे, एक बेहतरीन और खुशहाल जीवन की राह पर।